अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, हंगू में पुलिस और टल स्काउट्स का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। तारीफ़ करना बनती है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, जिन्होंने अपनी छातियों पर गोलियां खाईं लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन किया। और पिछले 24 साल से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुकी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और मुसलसल ये कुर्बानियाँ दिए जा रही है। और आज भी जो मुकाबला हुआ वहाँ पे उनके साथ दहशतगर्दों से, उसमें एक डीपीओ अमजद खान और उनके साथ एसएचओ नबी खान वो ज़ख्मी हुए हैं। डीपीओ को 4 गोलियां लगी हैं हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक, और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया सीएमएच कोहाट, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पेशावर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और पूरे मुल्क में उन्होंने जो अपनी बहादुरी का सिक्का जमाया है उस पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी, जो मैंने आपको बताया पिछले 24 साल से इस दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रही है और बहुत बहादुरी से लड़ रही है, जो किसी और सूबे की पुलिस को इतनी जंग नहीं लड़नी पड़ी। आज मुकाबला हुआ है, इसमें हंगू ऑपरेशन, इसमें 2 पुलिस की गाड़ियों और 2 एफसी की गाड़ियों को हिट किया गया था। और ये एक फिर वेकअप कॉल है इस बात की कि कितने हालात ख़तरनाक हैं, दहशतगर्दी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। और उसके खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई जिसमें सियासी और फौजी क़यादत दोनों शामिल हों, तमाम सियासी जमातों का उसमें कॉन्सेंट भी हो और किया जाना चाहिए। ये थी हमारी आज की अहम खबर। और आज अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। टॉप स्टोरी, पैसा बड़ा या वफादारी। और ये इसलिए बात हुई है कि सेनेट के इंतखाबात कल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में 11 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा, और जो मुआहिदा हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसमें 6 सीटें हुकूमत को मिलेंगी और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। और इस मुआहिदे का ऐलान कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग के बाद एक एलामिया में किया गया और कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन इस मुआहिदे के ख़िलाफ़ ये जो सीटों की तकसीम हुई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इसके ख़िलाफ़ पीटीआई के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने मुखालफत कर दी और 3 नाराज़ उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के वर्कर, उन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। हम इस पर बात करेंगे पीटीआई के अंदरूनी इख्लाफात पर फवाद हुसैन चौधरी से, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी और करप्शन। साथ साथ सिर्फ एक ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का कोहिस्तान, जिसमें बहुत बड़ी एक करप्शन का स्कैंडल है और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जिसमें 40 अरब रुपए का जो करप्शन की गई है, उस पर हम बात करेंगे महमूद जान बाबर साहब से, ब्यूरो चीफ हैं समा के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कितने राफेल थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सच बोल दिया। जो इंडिया मुसलसल इनकार कर रहा था कि उसका नुकसान यारे नहीं गिरे, आज दुनिया की सिंगल सुपर पावर के सदर ने ये कह दिया कि इंडिया के 5 त्यारे गिरे हैं और पाकिस्तान ने गिराए हैं। किस तरह से गिराए हैं इस पे हम आपको बताएंगे अपने एडिटोरियल में। शुरू करते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी। फवाद हुसैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है वरना मैं पीटीआई में वापस आ जाता। दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि 3 नाराज़ उम्मीदवार हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है दस्तबरदारी से। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने जो फैसला किया है और जो उम्मीदवारों का नाम दिया है, उन्होंने कहा ये तो सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और हम अपने कायद के हुक्म पर चलेंगे, और कायद का हुक्म ये है कि मैं इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता, ये मुआहदे कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं पार्टी में वापस नहीं आ सकता। तो ये पैसा खेल का मरकज़ पैसा बन गया, ये वफादारी है पीटीआई में? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मसाले चाहिए होते हैं। ये भी नहीं है कि सारे जो है वो पैसे नहीं चाहिए, पैसे वाले लोग भी चाहिए होते हैं, कोई शुबा ही नहीं है इसमें। और फंडिंग, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्राइसिस ये है कि वो कोई तंजीम तो बनाते नहीं है, ना नीचे से ऊपर तंजीम। जैसे अगर आप अफसार साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि प्री पार्टीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म थी बनिस्बत हमारे आज के। पोस्ट पाकिस्तान यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया और
मुस्लिम लीग के बाद जो है कोई पार्टी ऐसा उस तरह से बनी नहीं कि जिसने अपनी आप को फंडिंग के उस वक्त लिए शौर नहीं आया हुआ था ना इतना जितना अब है। ये बात भी है। तो अब आसान तरीका पकड़ लिया हमने इन्होंने कि जी आप दो चार अमीर लोग हाँ पकड़े और उन्हीं को जो है वो आप दे दें। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं अडानी साहब का जो स्कैम है वो कितना बड़ा हो गया है कि बीजेपी को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं और अंबानी और सारे। पाकिस्तान में भी लगभग ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टैब्लिशमेंट ने बनने दिया नहीं है। जो पार्टी खड़े होने लगती है वो फिर उसको पीछे पड़ जाते हैं। उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से बन नहीं सकी जो बननी चाहिए। और अब भी पाकिस्तान की जमहूरियत का, नहीं ये पाकिस्तान के निज़ाम का ये मसला है। चॉइस ऑफ अलाउ मी टू बी डेवल्स एडवोकेट, ठीक है आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनने नहीं देती। अगर हम सबको इतना शऊर आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनने दे रही, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पार्टी बनाएं, खुद इनिशिएटिव लें फिर और ज़्यादा मेहनत करें इस पर, बजाय इसके कि शिकायतें करते रहें? नहीं वो बात तो आपकी ठीक है। उसके लिए तो जाहिर है कि एक प्रोसेस चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को नाराज भी करने की भी जरूरत नहीं है ना, उनको नाराज होने की जरूरत है। मैं तो आपके प्रोग्राम में आपको याद है मैं तो बड़े अच्छे से ये बात कर रहा हूँ कि हमें ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट डायलॉग, क्योंकि ये तो हम दिन गुजार रहे हैं कि आज का ठीक दिन है। अच्छा गुजर गया, कल का दिन अच्छा गुजर गया, फिर आप उसके बाद फिर क्राइसिस आ जाएगा। मुल्क जो होते अच्छा हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो इतने शॉर्ट टर्म पे तो नहीं चलते। ठीक, ये बताएं कि जो मुआहिदा हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में 6 सीटें हुकूमत को मिलेंगी और 5 अपोजिशन को, आपके ख्याल में ये बेहतर तरीका है इस तरह सेनेटर्स को मुंतखब करवाने का? अब साहब चूंकि आप एक बहुत तवील अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं और हर हैसियत में आपने पॉलिटिक्स कवर किया, आपको याद होगा पहले उम्मीदवार जो हैं उनको बेट लग जाती थी और उम्मीदवार जो हैं वो पैसे खर्च करते थे वोटर के ऊपर। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने जब ये देखा कि ये तो हमें, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने देखा कि ये तो हमें तो बाईपास ही कर जाते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं, उन्होंने फिर फैसला किया कि हम क्यों जाने दें, हम आपस में ही जो है वो तय कर लें। तो ये एक्चुअली इट्स जस्ट ठीक। क्या आप कह लें कि हॉर्स ट्रेडिंग की एक शक्ल बदल दी है। पहले उम्मीदवार जो था वो डायरेक्ट वोटर को जो है खरीदता था, अब आप पॉलिटिकल पार्टी खरीद लेते हैं। अब ये जो मुआहिदा हुआ है, इससे पहले भी जो मुआहिदा हुआ है हमेशा ये तो कुछ अरसे से यही चल रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी मैनेज आप कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप कहती है तो दूसरी आप पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को कि भाई नीचे जो देंगे तो आप ही ले लें। तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि है तो हॉर्स ट्रेडिंग ही, लेकिन 20वीं सदी वाली नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी की 21वीं क्रिप्टो सदी हॉर्स ट्रेडिंग है, बिल्कुल आप सही डिजिटल कह हॉर्स ट्रेडिंग। रहे हैं। ठीक डिजिटल है, हॉर्स ट्रेडिंग। डिजिटल। ये बताइएगा कि जो अभी जो कल एलामी आया पीटीआई का, उसमें उन्होंने कहा मुराद सईद को उन्होंने जनरल नशिस्तों के लिए, फैसल जावेद को, मिर्ज़ा खान आफरीदी को, पीर नूरुल्लाह कादरी, औरतों की नशिस्त के लिए रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट पे आज़म खान सवाती, जबकि सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई। अब 3 जो हैं दूसरे तीन उनके जो हैं पीटीआई के उम्मीदवार जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते और हम इसमें से निकल रहे हैं, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपके ख्याल में उनके इस ऐलान से क्या ये मुआहिदा कल जो वोटिंग होनी है वो हो जाएगी, या उसमें आप समझते हैं कोई ना कोई फटा होगा? नहीं, अगर उन्होंने वापस ना लिया फिर तो वोटिंग पे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि जाहिर है नॉमिनेशन पेपर्स में इस ठीक है। वक्त मेरा ख्याल है ज्यादा फड्डा जो पीटीआई के हवाले से तो मशाल के ऊपर है, जो जाहिर है कि बड़ा एक ज्यादती है कि वो भी आई है और उनको दे दिया और इतने लोग पार्टी में थे उनको नहीं दिया। फिर इस तरह से मिर्जा अफरीदी साहब के ऊपर है जिनके बारे में मतलब आप सभी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फंडिंग्स करके जो है वो टिकट लिया है। तो ये दो तो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। बाकियों के ऊपर भी है। मुराद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक सिंबॉलिक एक्ट है, अगर उसको हलफ ले सके नहीं ले सके, लेकिन एक सिंबॉलिक एक्ट तो है ना कि पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है जो मुश्किल में जिन्होंने गुजारी है। इस तरह से नूरुल्लाह कादरी साहब में भी बड़ी तकलीफें सही है, आज़म सवाती साहब में भी बड़ी तकलीफें सही है। ठीक है, तो इसमें ये जो आपने 2 का किया जिक्र, एक मिर्ज़ा खान आफरीदी और फैसल जावेद का, तो उसमें क्यों आप समझते हैं कि ये डिजर्व नहीं करते? मिर्ज़ा आफरीदी की तो सॉरी मिशाल,
तो मिसाल का तो खान साहब ने खुद कहा है और बुशरा बीबी के कहने पे कहा है, और इसके बावजूद कि पॉलिटिकल कमेटी नहीं चाहती थी उनको नामजद करना, लेकिन खान साहब ने कहा, तो कैसे इनकार हो सकता है? और इसमें ये बात कही गई है एलामिया में कि ये खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक है। देखिए, बात यह है कि मुझे नहीं पता खान साहब ने कहा है नहीं कहा। जो बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने तो बड़ी वाज़ेह ट्वीट की, उन्होंने कहा कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट नॉनदलेस मुझे पता नहीं है। लेकिन देखें, अफसार साहब एक शख्स जो है वो जेल में कैद तन्हाई में है, उसके पास जो है वो इतना शदीद उसके ऊपर जो है वो प्रेशर है, चीजें हैं। आपके ख्याल में वो उस वक्त जो है वो टिकटों के फैसले कर रहा होगा, या उसका कोई इंटरेस्ट उनका होगा कि मैं कोई सेनेट की टिकट बांट दूं? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उनका इस वक्त इंटरेस्ट पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिक्स में है, एक बड़ी गेम में है। ये तो नाम बेचने वाली बात है। अगर कोई भी चला जाए और इमरान खान तो को कहे जी कि ये नहीं, तो आपको इतराज़ क्या है इसमें मिसाल यूसुफजई के नाम पे और मिर्ज़ा खान आफरीदी के, कि एक ने तो चले पैसे दे के आपको इस पे इतराज़, अभी आपने लेकिन कहा पैसा भी ज़रूरी होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो मिसाल का क्या ऐसा मसला है कि जिसकी नहीं, मुझे नहीं, मुझे एतराज नहीं है जी। मैं तो खैर केपी की पार्टी है, उनका फैसला है, एतराज मैं तो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर या जगहों के ऊपर जो पीटीआई के लोगों का ज्यादा एतराज है वो इन दो नामों के ऊपर, और उसकी वजूहात जो है वो यही है कि वो लोग समझते हैं कि ये डिजर्व नहीं करते थे। मेरी अपनी ड्राइव में इस वक्त पीटीआई को बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो किसी शहीद के घर के ऊपर जो है वो टिकट देते, कि अगर खातून का टिकट, क्योंकि सिंबॉलिक है ना इस वक्त, कौन सा सेनेट में उन्होंने जाके कौन सा तीर मार लेना है? जो पहले हमारे एमएनए या एमपीए जो तीर मार रहे हैं उन्होंने क्या डिफरेंट कर लेना है? असूली तौर के ऊपर तो इस वक्त जो टिकट्स थे वो सिंबॉलिक आपकी उनकी वैल्यू है। सो आपको चाहिए था कि जो कोई शहीद हुए हैं लोग उनके घर पे टिकट देते, जो लोग तवील अरसे से गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने सख्तियां सही हैं उनको टिकट देते, सो दैट पार्टी का अभी तक जो पीटीआई का सबसे बड़ा फेलियर है और इस लीडरशिप का फेलियर है वो ये है कि जो भी लोग तकलीफ में होते हैं, जो जेलों में जाते हैं, जो बेचारे जो है वो शहीद हुए हैं, ये पार्टी एक के साथ भी नहीं खड़ी हुई। अब आप देखिए, बाकियों को तो छोड़ ही दें, शाह महमूद कुरैशी की इस पार्टी में इस वक्त क्या हैसियत है, इजाज चौधरी की क्या हैसियत है, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की क्या हैसियत है, जो फ्रंटलाइन लीडर्स हैं। बाकियों को तो आप छोड़ ही दें। इसी तरह से जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों के ऊपर जो है उनके साथ क्या, जो इस वक्त आप देखें 42 एमएनए एमपीएस जो हैं वो अपना वो 9 मई के मुकदमों में जेल जाने वाले हैं, और पीटीआई के कोर ग्रुप में एक साहब लिख रहे हैं कि चले वो तो आप चले जाएंगे जेल, तो आप ये करिए ना कि उनकी जगह लिस्ट बनाए कि किन लोगों को टिकट देते हैं। जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मतलब इस कदर 2 नंबर और घटिया लोगों से कोर कमेटी और इन लोगों में कई लोग जो है उनमें शामिल कर दिए गए कि वो साहब जो हैं वो उन्होंने पिछली दफा कैंपेन में की और एक एक एमएनए से कुछ 4-4, 5-5 लाख रुपए लिए गए कि हम आपकी कैंपेन के लिए झंडे भेजेंगे, सीएमएस चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे तो अगलों की कैंपेन के पैसे हमें मिल जाएं। अंदाजा लगा लें कि इस कदर अगर आपने सतही लोग, इस कदर थर्ड क्लास लोग जो हैं वो आपने कोर कमेटी में और इधर डालने हैं, तो फिर उनका क्या नतीजा होगा? और ये जो सारे लोग हैं इस वक्त जो लीड करते, जो लीडर हैं, उनकी ना कोई हैसियत है, ना उनको कोई पूछता है, ना कुछ। और उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और हर एक को, अभी एक साहब जो हैं वो नजर ही नहीं आ रहे, वो कनाडा अमेरिका गए हैं फंडिंग करके, उसके बाद उनका पता ही नहीं है वो किधर है। तो ये तो एक लूटने का एक इस वक्त जो है ना वो एक ग्रुप बन गया है जो बेसिकली लूट मार ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी देखें आपने इतने ज़्यादा संगीन बातें की हैं, लेकिन पेशावर, लाहौर, अडयाला, सलमान अकरम राजा साहब देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी पेशावर में, कभी अडयाला में। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से लाहौर में वो मिलने नहीं जा सके जहाँ वो रहते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सलमान अकरम राजा साहब को पॉलिटिकल सेंस नहीं है, या आपके ख्याल में वही लूटमार ग्रुप है? देखिए, बात यह है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है। सलमान राजा साहब का मेरे ख्याल के अंदर उनके साथ ज्यादती जो हुई है, उनको एक ऐसा काम दे दिया गया है जिसके वो अहल ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो शाह महमूद कुरैशी साहब, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और बाकी 4 लोगों ने लेटर लिखा है और कहा है कि आप लोग ना कभी आए हैं ना कुछ,
ना ही आप लोगों में, आप देखिए कि यास्मीन राशिद साहिबा ने वहां पे गाड़ी अरेंज की कि जो पेशी के ऊपर जो है कुछ बुकला आ सके। आईएलएफ के धड़े देखे कैसे कर रहे हैं, हर एक को पता है कि ये फैसलाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर जो लॉयर्स जो थे, वो उन्होंने दूसरी पार्टियों से दूसरे जो फरीक है उसके साथ मिलकर केसेस मुकम्मल करवाए। नाउ कैन यू बिलीव दैट कि इस तरह के लोग जो हैं वो उनको आपने सारे ओहदे दे दिए, लोग दे दिए जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, यानी जो 50-60 हजार में बिक जाते हैं, तो उसकी पे क्या बंदा बात करे। मतलब आपको उनके कम कीमत पे बिकने पे एतराज है या बिकने पे एतराज है? चले वो कीमत तो अच्छी हो ना, कहने जोगा तो हो कि चलो अच्छी कीमत दी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि फैसला कबूल ना करने वाले पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, मतलब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये एक्शन जस्टिफाइड होगा और उनकी बैरिस्टर गौहर की बात ठीक है? देखिए गौहर शरीफ आदमी है, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ। उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए ना। देखिए बात यह है कि ना आपकी कोई सुनता है, ना आपको कोई फैसला है। सेक्रेटरी जनरल ने आपकी भरी महफिल में जिस तरह से आपकी बेइज्जती की, और उसके बाद बाकी लोगों के ऊपर भी ना कोई आपकी बात, कोई आपकी जो कोई बात है ना, पॉलिसी में आपकी कोई से है ना कुछ है। ये 2-4 लोगों का ग्रुप है, आप उनको चलाने दें पार्टी। आप आराम से अपनी इज्जत रखें, आराम से बैठें। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि बैरिस्टर गौहर हो गए, इब्न असद कैसर साहब हो गए, ये जो बड़े इज्जतदार लोग हैं, हमारा जुनैद अकबर हो गया, ये जो सारे लोग हैं इनको क्या पड़ी हुई है? जब उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा तो आराम से बैठे, इन लोगों को अपनी पॉलिटिक्स करने दें। जब खान साहब को अगर खान साहब को अभी तक भी समझ नहीं आ रही कि ये लोग टोटल बेकार हैं और ये पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो फिर ये लोग या कोई और बंदा बाहर का क्या कर सकता है? These people have literally ठीक है। अच्छा पार्टी को आपने तो उड़ा के रख दिया। पार्टी को आपने कहा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपने जिक्र किया एक शख्स पार्टी का वो अमेरिका गया हुआ है चंदा इकट्ठा करके, वहाँ दौरा करके, कनाडा दौरा करके, और फिर ये लंदन, ये जुल्फी बुखारी का आप जिक्र करें क्योंकि वही रिसेंटली गए हैं अमेरिका में और कांग्रेसमैन को ब्रीफिंग भी दी जुल्फी है तो होता ही वहाँ यूट्यूबर्स के साथ भी। नहीं, जुल्फी को पैसों की जरूरत नहीं है, सच्ची बात है। ना ही वो इतना वो है कि वो फंडिंग करता फिरेगा। मैं यहाँ के जो साहिबान हैं ये तो रोज बाहर ही होते हैं, कभी आप कनाडा बैठे हुए हैं, कभी किधर बैठे हुए हैं, वो आप देख लें जो जो लोग बाहर गए हुए हैं। और जुल्फी बुखारी ने तो खैर बड़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जो भी है उस वो अपना जो भी कर रहा है, वो पैसे लेने वाला, टका मारी करने वाला आदमी तो नहीं है ना। ही इज रिच मैन हिमसेल्फ। वही जो आपने बात की है कि करनी है तो बंदा फिर ज़रा अच्छे लेवल पे करे, टका मारी ना करे। सही तो ये बताइएगा, अच्छा ये बताएं कि जो इरफान सलीम एक उम्मीदवार हैं सेनेट के, पार्टी के आपके वो वर्कर भी हैं, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवारों को पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सेनेट में पहुंचाने के खिलाफ डट कर खड़े हैं। तो ये जो लिस्ट उन्होंने दी है पॉलिटिकल कमेटी ने, तो ये लिस्ट के सारे लोगों को उन्होंने मशकूक कर दिया, उन्होंने नाम नहीं ख़ास तौर पे किसी का लिया। इसकी क्या वजह? आपके ख्याल में सारे मशकूक हैं या कुछ लोग इसमें मशकूक हैं? देखिए बात यह है कि बेसिकली तो उनका एतराज अपना आफरीदी के ऊपर ही है ना। बाकियों पे तो जाहिर है क्या उनका जो है वो एतराज, वो समझते हैं उनको नहीं टिकट देना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो बेसिकली तो वो उन्हीं को कह रहे हैं। लेकिन बाकी देखे एस्टैब्लिशमेंट वगैरह से रिवाज हो गया किसी को, पीटीआई तो शुक्र करे अगर कोई 4 बंदे इस वक्त, अगर मैं इस वक्त एडवाइस कर रहा हूं तो आपको बंदे चाहिए जो एस्टैब्लिशमेंट तक आपकी बात पहुंचा सकें। इस वक्त तो प्रॉब्लम पीटीआई का ये है, और इन द हाइंड साइड मैं देखता हूँ सबसे बड़ा जाति हमने ये की कि देखिए हमने पार्टी के दबाव में अपने एस्टैब्लिशमेंट से हमने ताल्लुकात ही खत्म कर लिए। अब हमारी उधर सुनने वाले ही कोई नहीं है, ना ही हम अपनी को मुद्दा वहां पहुंचा सकते हैं। सिर्फ हमारे मुखालिफ बातें होती हैं, हमारी बात तो वहां पे जाती ही नहीं है। तो कोई 4 बंदे हों जो कोई हमारी बात भी कर सके, तो हमारी, देखिए मैं तो मिलिटेंट तो नहीं हूँ ना, मुझे तो स्पेस मिलेगी तो मैं पॉलिटिक्स कर सकूंगा, अब नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकूंगा। सो मुझे तो लोग चाहिए कि अच्छा आखिर में ये बता दें, आपने कहा मैं मिलिटेंट नहीं हूं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई एक मिलिटेंसी के रास्ते पे चल रही है। तो 5 जो आपने बातें भी की हैं, जितनी भी की हैं, इस माहौल में इतने इख्तलाफात के बाद जब एतमाद ही नहीं है पार्टी का अपनी लीडरशिप पे, तो आप समझते 5 अगस्त को जो पीक इन्होंने लेके जाना, पीक पे वो पीक आ जाएगी इस माहौल में? लेकिन लीडरशिप तो है ही नहीं ना। लीडर तो एक ही है, इमरान खान है, और नीचे लोग हैं। ठीक। काडर तो देखें आपने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया, काडर तो है नहीं।
अब देखिए, अगर तो कासम और सलमान जिस तरह उन्होंने कहा था, अगर तो वो पाकिस्तान आने का अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, फिर तो एक बड़ा स्पैनर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर आप ये कहें कि ठीक। यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो कुछ कर लेंगे, देखिए इन तिलों में तो तेल नहीं है। हाँ, अगर वो पाकिस्तान आ पाए, ठीक। उन्हें वीजा मिलता है नहीं मिलता हमें नहीं पता, वो आते हैं, वो फिर एक डिफरेंट बॉल गेम। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। और यही है कि तहरीक में जान सिर्फ उसी सूरत पड़ सकती है अगर कासिम और सलमान पाकिस्तान आए, वरना यहाँ की लीडरशिप के तिलों में तेल नहीं। वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू उस हॉट करप्शन पे जो खैबर पख्तूनख्वा में बगैर किसी रुकावट के जारी है, इसके बावजूद कि वहाँ शदीद दहशतगर्दी पिछले 13 साल में है, लेकिन 13 साल से वहाँ PTI की हुकूमत भी है, और उस दौरान क्या कुछ होता रहा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, दहशतगर्दी और करप्शन। साथ साथ आपको बताएं कि गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 274 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें 133 सिविलियन जाँ बहक हुए, 220 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जाँ बहक हुए। और ये डेटा हमने लिया साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से 1 जनवरी से 15 जुलाई तक का। और आज वहाँ पे जो 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और 8 ज़ख्मी हैं, जिसमें DPO ख़ुद भी ज़ख्मी हुए हैं और एक SHO भी ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस जहाँ पे इतनी शिद्दत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है दहशतगर्दों का, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं पिछले कई सालों से। मैंने आपको बताया 23 साल से ये वहाँ पे चल रहा है। और इस दौरान क्या होता रहा, 38 अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सिर्फ एक ज़िला कोस्तान में करप्शन की आप दास्तान सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो हुकूमत जो सबको चोर डाकू कह के इक़्तिदार में आई इस बात पे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, उस हुकूमत के दौरान कितनी करप्शन हुई। 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल एक ज़िले का, सिर्फ 40 अरब। सोचें आप कि कितने सालों से वहाँ कितना पैसा जा रहा है 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास, और आवाम तक वो पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा। ये आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसमें लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें मुल्ज़मान के घरों से 3 किलो सोना बरामद हुआ है, मरकज़ी मुल्ज़मान के। गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है, करोड़ों रुपए मालियत की 77 लग्जरी गाड़ियाँ। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेरा और पेशावर में अरबों रुपए मालियत के 109 कमर्शियल प्रॉपर्टी सील की गई। और नैब ने मुल्ज़मान के 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट सील किए, 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, 175 कनाल ज़राई ज़मीन और दीगर जायदादें भी सील की गई। और ये है उस एक ज़िले का जो स्कैंडल है। हमें ज्वाइन किया महमूद जान बाबर साहब ने, जिन्होंने इस स्कैंडल पे काफ़ी काम किया है। उनसे पूछते हैं कि ये असल मसला हुआ क्या है। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। 38 अजला में से सिर्फ एक दाना अभी निकला है, तो बाकी 37 अजला में भी क्या सिचुएशन ऐसी ही होगी आपके ख्याल में जो ये एक नैब ने वहाँ कार्रवाई शुरू की है? जी अफसर साहब, मैं इसकी वजह भी एक छोटी सी बताना चाहूँगा। देखें, वो इलाके जो कि बहुत दूर दराज हैं, जहाँ पे माजी में 75 सालों में सड़कें नहीं बनाई गई, या उन इलाकों में जहाँ पे तरक्की की लहर अभी तक नहीं पहुँची, तो वहाँ पे दहशतगर्दी भी है, वहाँ पे करप्शन भी है, वहाँ पे तालीम भी नहीं, लोग भी ज़िंदगी से पीछे हैं। इसलिए इन जगहों का इंतखाब किया गया ताकि यहाँ पे कोई पूछने वाला ना हो। हुकूमती टीम तो वहाँ जाती ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोहिस्तान के लिए अगर बंदा पेशावर से रवाना होता है तो 18 घंटे कम से कम उसको सड़क पे लगते हैं, तो कोई भी टीम वहाँ नहीं जाती। तो इसलिए इन लोगों ने, जो कि इस करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों ने इस कोहिस्तान को चुना। और इस कोहिस्तान को चुनने के लिए इन्होंने जो अभी ये जो सारे पैसे निकाले गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इसमें ज़्यादातर का जो वक्त है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमतों में हुए हैं। मार्च 2019 से ये मामला शुरू हुआ है, ये पैसे निकाले जाने का, और ये आखिरी उसमें जो हुआ है दिसंबर 2024 तक। मार्च जो है 2019, उस वक्त महमूद खान साहब की हुकूमत, मतलब 2.5 साल बने, इसके बाद जो दिसंबर 2024, 3.5 साल, अली अमीन साहब 4.5 साल बने ये। जी सर, 4.5 साल हैं। इसमें PDM के जो दौर आप निकाल लें तो बाकी सारा तो तहरीक इंसाफ का है जी। तो वो जी, तो ये 4.5 साल में ये पैसे तो मेरे ख्याल आखिरी कुछ महीनों में थी।
जी सर, वो जो दौर है वो इस 4.5 साल से निकाल लें, बाकी पूरा का पूरा वक्त जो है वो तहरीके इंसाफ का है। और ये जो बात सामने आई है तो इसकी जब तहकीकात शुरू हुए हैं, जब ये सूबाई असम्बली में आया है और स्पीकर की सरबराही में जो कमेटी बनी है जिसमें सब ने देखा है, उसमें जब तमाम इदारों को बुलाया गया तो वहां पे पता चला कि यार किसी के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी को तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। एजी ऑफिस वाले कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे, रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। वो बाकियों से पूछें, सूबे के फाइनेंसेस वालों से पूछे, वो कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो नैब लेके चला गया है। इसके अलावा एंटी करप्शन वालों से, तो ये एक मलगूबा बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि इन अजला का इंतखाब जो है वो इसलिए किया गया कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। तो क्या सूबाई हुकूमत की वज़ीर आला की, मिनिस्टरों की जो फौज है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी देखते कि ये सरकारी मुलाजमिन क्या कर रहे हैं? और क्या सरकारी मुलाजिम के लिए मुमकिन है कि अपने से ऊपर सियासतदानों को पैसा खिलाए बगैर इतनी करप्शन सिर्फ एक जिला में 4 साल में कर ले? मुमकिन है? 10 अरब रुपए सालाना बन रही है, ये खा सकता है कोई 10 अरब सालाना सरकारी मुलाजिम तो सियासतदानों को दिए बगैर? आप ये जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इनके नीचे जो लोग इनके साथ इन्होंने मिलके ये काम किया होगा, जिन लोगों ने इनसे चिशमपोशी की है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी और वो अवामी नुमाइंदे थे, वो एक एक पैसे के वो जिम्मेदार थे कि वो उसका ख्याल रखें कि वो पैसे चोरी ना हो, उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे जब भी करप्शन की बात आती है उस वक्त कहते हैं कि चूंकि हम तो करप्शन हमने तो कभी की नहीं, ये तो हमसे पहले के लोगों की बात है, करप्शन का नाम हमारे साथ ना लिया करें। फिर अपने लिए यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई है, जो भी चीज सामने आती है अपनी ही कमेटी के सामने भेज देते हैं और अपनी ही कमेटी में से उसमें से फिर पाक साफ होके निकल आते हैं, कहते हैं जी वो हमारी कमेटी ने तो हमें क्लियर कर दिया है, जिसमें अपनी ही पार्टी के 3 लोग बैठे हुए हैं। फिर जब तक नैब ना आए रिकवरी नहीं होती। अब देखिए 25 अरब रुपए के सिर्फ जो असासे हैं वो अभी तक फ्रीज हुए हैं, और इसमें से सरकारी मुलाजमीन, सरकारी लोग वहां के, इसके अलावा बैंकों के लोग, इसके अलावा ठेकेदार, इन सब ने मिलके उन लोगों के साथ ये सब कुछ किया है। क्या ये इनके लिए इतना आसान? जी ये बताइएगा कि जो ये स्पीकर साहब की तो फिर तारीफ करना तो बनता है ना कि उन्होंने बड़ा एक हौसले से और बहादुरी से ये कदम उठाया है, और इसमें अभी सिर्फ 4 साल की बात हो रही है, तो 13 साल तकरीबन हुकूमत रही है, 13वां साल है पीटीआई की हुकूमत का वहाँ पे, और 38 अजला हैं। और आप सोचें कि NFC अवार्ड से कितना पैसा हर साल जा रहा है सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को। 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत बढ़ गया। तो ये हैरान कुन नहीं है आपके ख्याल में, वहाँ की आवाम को समझ नहीं आई कि इतना पैसा उनका करप्शन में चला गया और फिर वो हुकूमत उन्हीं की दोबारा आती है? ये क्या वजह है? सर जी, कोहिस्तान तो इसमें वैसे ही इसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के तरक्याती मामलात को अब सालाना का देखें तो 50 करोड़ भी शायद नहीं होगा, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसको समझने के लिए यह है कि ये पूरे सूबे की एक बोरी है, और ये बोरी जो है ये पूरे सूबे में फैली हुई पड़ी है। इसमें कोहिस्तान में एक सुराख किया गया है। ये तमाम सूबे के पैसे हैं जो कोहिस्तान में निकाले गए हैं, और कोहिस्तान में इसलिए निकाले गए हैं कि किसी को पता चलेगा तो सालों गुजर चुके होंगे। अच्छा, ये इससे बात आगे बढ़ेगी। कोहिस्तान के अलावा भी कोहिस्तान में 4 साल का तकरीबन जो करप्शन हुई है, ये सिर्फ वो है, सिर्फ एक ज़िला कोहिस्तान में 4 साल में। तो बाकी जो ज़िले हैं, तमाम अजला हैं 38, और उसमें जितने 12 साल हुकूमत रही, अब 13वां साल है, उन सब का भी एहतसाब होगा कोई? आप समझ से इससे बात आगे बढ़ेगी या यहीं रुक जाएगी? अफसर साहब, जब सब इसमें मुलविस हैं, यानी हर कोई कैडर के तमाम कैडर्स के लोग इसमें मौजूद हैं, तो ये कौन करेगा? ये सवाल इस वक्त ये है कि कौन इस काबिल होगा कि वो तमाम अजला के बारे में सवाल उठाए। असल में बात यह है कि ये उस वक्त तक नहीं जाते जब तक कि वो खुद ब खुद वो सामने ना आ जाए, वरना इसके लिए पूरे सूबे को एक केस बनाया जाए और पूरे सूबे के तमाम अजला में जाया जाए और वहाँ पे तमाम फाइनेंसेस चेक किए जाएं। उसके लिए एक तरीक़ेकार हो कि अब कोई भी चेक निकले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसका पता हो। अब इन्होंने ये कह दिया है कि हमने तमाम फाइनेंसेस जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, कि किसी भी जिले में कुछ निकलेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही के पास वहाँ पे उसकी एंट्री होगी। इनकी तो एंट्रीज भी नहीं थी, इनका तो कुछ भी नहीं था। तो ये मसाइल तो इस वजह से हैं कि बस सब मिल के खा रहे हैं। तो आपके ख्याल में मट्टी डालने की कोशिश की जाएगी इस पे?
तो मिट्टी डालने की तो इसलिए कोशिश की गई है कि अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आप मुझे भी साथ में एक्सपोज करते हैं, और अगर मैं कोई और इनिशिएटिव लेता हूं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे करेंगे तो मैं आपका भी करूंगा। तो ये सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह हैं। तो जब ये सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह हैं तो आप समझते हैं कि सभी मिले हुए हैं, सब इस कोयले की कान में सबके चेहरे स्याह हैं। और मैं आखिरी बात बताइएगा आखिर में कि जो आप मुझे 30 सेकंड दें, 30 सेकंड दें, मैं एक बात बताता हूं, 30 सेकंड। आपको सवात का ये सैलाब याद है जिसमें 18 लोगों को लेके चला गया? जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी तो है ही नहीं कहीं। तो यही इस मामले में भी हुआ कि सैलाब ये पैसे लेके गई है सर, जिस तरह सैलाब लोगों को लेके गए थे इसी तरह ये सैलाब लेके, और ये हर जिले में हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई चेक किसी ने नहीं किया कि फलां जगह से कितना चोरी हो चुका है। आपने जिक्र किया ठेकेदारों का, सरकारी मुलाजमीन का। मेरा सवाल एक आखिरी ये है, जल्दी से बता दीजिएगा कि जो सरकारी मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट ज़ाहिर सियासी हुकूमत ने की है, और फिर जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया, क्या उन ठेकेदारों से ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्चेस और जितनी रैलियाँ लेके आए हैं उसमें लोगों को पैसे दे के लाया गया, जो खर्चे हुए हैं वो इन्हीं ठेकेदारों से लिए गए हैं? क्या ये दुरुस्त है? इस तरह की इतलात तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो सरकार के जो नीचे लोग काम करते हैं, लोग पटवारियों का कहते हैं, इसके अलावा ज़िली हुकूमतों के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे ज़िली इंतजामिया के नीचे जो लोग हैं उनको मजबूर करके ये सब कुछ कराया साहब। और जैसे कि आपने सुना कि करप्शन धड़ल्ले से हो रही है और टिका के हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें से अपना हिस्सा लेके सियासी मुखालफत जो है और इस्लामाबाद पे जो हमले हैं, रैलियाँ हैं जो वो मुनज़्ज़म की जाती है। एक सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल एक स्ट्रगल में है और 13वां साल है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में एक ही सियासी जमात की हुकूमत। क्या इस पर हुकूमत गौर करेगी, नैब वहाँ का गौर करेगा, या फिर कोर्ट ही को बीच में आना पड़ेगा? एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल पे, कितने राफेल थे, ट्रंप ने सच बोल दिया। और आज का एडिटोरियल राफेल फिर सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की सिंगल सुपर पावर अमेरिका के सदर ट्रंप ने सच बोल दिया, और ये सच है उन तैयारों के गिरने के बारे में जिस पे इंडिया मुसलसल इनकार कर रहा था, डिनाई कर रहा था कि पाकिस्तान ने उसके 5 तैयारे गिराए हैं। सुनिए कि अमेरिका के सदर क्या कह रहे हैं उन तैयारों के बारे में। India, Pakistan, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. What we did in Iran. तो सुना आपने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है अब इंडिया में मातम चल रहा है इस बात पे। 2 दिन पहले खुशी इस बात पे चल रही थी कि TRF को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर TRF तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये भी मजाक था सोशल मीडिया पे कि इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है एक TRF नामी तंजीम पे, उसका इल्ज़ाम लगा के उसी पे पाबंदी भी लगवा ली है अपनी तंजीम पे, मतलब ये था। और आज जो है वहाँ मातम हो रहा है। तो अमेरिका इस प्लेइंग वेल, दोनों अतराफ को खुश रख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत अहम बात की है अमेरिकी सदर ने, और ये तारीफ है पाकिस्तान की वॉर स्ट्रेटजी की, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक मुल्क के तौर पे, कौम के तौर पे, और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की, कि उन्होंने ये कहा है कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पाकिस्तान ने इसमें इस्तेमाल किया है जो उन्होंने तैयारी गिराए हैं। और फिर साथ उन्होंने बहुत फ़ख्र से ये कहा कि अमेरिका ने भी यही न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो है वो अडॉप्ट किया था, जैसे अमेरिका ने अडॉप्ट किया बाद में अमेरिका ने किया ईरान पे जब उन्होंने हमला किया, और उन्होंने कहा हमने भी उसी तरह ये किया है। और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, इत्मीनान की खबर है। लेकिन इसके बाद बात वहीं आ गई घूम के कि हमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया, एक मैच जीत लिया, लेकिन एक मैच के बाद बहुत सारे मैचेस हैं। हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। इस वक्त अगर दुनिया में हमारी इज्जत बनी हुई है, और अगर हमने अपनी गवर्नेंस बेहतर ना की और मईशत बेहतर ना की, तो जो मोदी साहब हैं वो इंडिया को इस खित्ते का बुली बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मोदी साहब को असल में करना क्या चाहिए? अपने गरीब आवाम की खिदमत। और राहुल गांधी के इस ट्वीट पर उनको सोचना चाहिए जो उन्होंने आज कहा है कि मोदी जी सच क्या है 5 जहाज़ों के बारे में, और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मुल्क को सच जानना इस मुल्क का, कौम का हक है। तो मोदी जी अपनी कौम को सच बताएं और उनके मसाइल हल करें, और हमें भी खुशहाल होने दें। गुड नाइट।